मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो रिलीफ फॉर नाउ, और ये पब्लिश हुआ है 2 जुलाई 2023 को। अभी किस तनाजुर में है, हम काफ़ी एडिटोरियल कर चुके थे कि भाई आईएमएफ की डील जो है ना वो सिक्योर नहीं हो रही, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ना वो नहीं हो पा रहा था। उसकी कई वजूहत थी, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों की कंडीशंस थी कि आपने सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, टैक्सेस को बढ़ाना है, जो भी बजट में आपका गैप आ रहा है उसको आपने किसी तरीके से कम करने की कोशिश करनी है। तो उस हवाले से काफ़ी मुश्किलात थीं पीडीएम की गवर्नमेंट को, लेकिन आखिरकार जो है ना वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था ये मतलब आखिरकार मतलब वो मान गए हैं इस पे, और जो 3 बिलियन डॉलर जो है ना वो पाकिस्तान को मिलेगा, और ये एक तरह की कह रहे हैं कि जी ट्रांश है, किस्त है जो रेस्क्यू करेगी पाकिस्तान को इमिनेंट डिफॉल्ट से, क्योंकि ज़ाहिर है खतरा यही था कि भाई कहीं पाकिस्तान जो है ना वो डिफॉल्ट ना कर जाए। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये सवाल हैं कि क्या 3 बिलियन डॉलर ये वर्थ है कि हमें जितनी भी उसकी कंडीशन सामना करना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, तो क्या ये वर्थ है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने देखा है, क्योंकि बजट के फ़ौरन बाद एक तरीके से आप इसको मिनी बजट कह लें, दोबारा बहुत ज़्यादा टैक्सेस में इजाफा किया गया है और ज़ाहिर है उनकी कंडीशंस माननी थी। तो बेसिकली सब्जेक्ट ये कह रहा है कि जी रिलीफ फॉर नाउ, के एक तरीके से आपको थोड़ा राहत मिल गई है, थोड़ा आपको टाइम मिल गया है वक्ती, लेकिन जो है ना वो ये एक तरह की आपको कह लें कि जी जो भी आपकी मुश्किलात है उसका हल मिला है रिलीफ फॉर नाउ, अभी के लिए, कि लॉन्ग टर्म हम नहीं कह सकते कि इसका फ़ायदा होगा। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, बाकी जो है ना, एक तो आपको पता है कि जी हमारे पेड ग्रुप तो है ही व्हाट्सएप पे, लेकिन एक हम फ्री कम्युनिटी स्टार्ट करें हैं जिसमें एडिटोरियल ओपिनियन का पीडीएफ रोज़ सुबह 10 बजे से पहले ना हम उसमें शेयर करेंगे, और जब मंथ एंड हो जाएगा तो मंथली डॉन की फाइल भी उसके अंदर फ्री कम्युनिटी ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो पेड वाला आप जॉइन करें ना करें, लेकिन ये फ्री वाला ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि डॉन एडिटोरियल ओपिनियन की फाइल तो रोज़ लोगों को पीडीएफ में चाहिए होती है। तो वो मेरी कोशिश होगी रोज़ 10 बजे से पहले आपको फ्री में रोज़ सुबह प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी, the IMF's announcement that it has agreed to extend a lifeline of $3 billion to rescue our crisis-hit economy has come as a relief to all stakeholders. उनका जो आईएमएफ की अनाउंसमेंट थी, आईएमएफ का जो ऐलान था कि वो एग्री हो गया है, उन्होंने मान लिया है कि वो जो एक्सटेंड करेगा लाइफलाइन ऑफ $3 बिलियन, कि वो पाकिस्तान को $3 बिलियन देगा, और वो क्या होगी, एक तरह की लाइफलाइन होगी। लाइफलाइन क्या होता है कि जिस तरह आपने क्विज प्रोग्राम वगैरह में देखा होता है कि जब आप फ़ोन अ फ्रेंड करते हो, क्या लाइफलाइन आप इस्तेमाल करते हो कि बिल्कुल आप प्रॉब्लम में होते हो, एक आखिरी उम्मीद के तौर पे आपको कोई चीज़ मिलती है, तो वो क्या है, आपकी एक तरह की लाइफ लाइन हो जाती है, लाइफ सेवर हो जाती है। तो ये आईएमएफ का ऐलान है वो भी एक तरह का पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि जिस तरह खतरा था हमें डिफॉल्ट का, तो ये $3 बिलियन पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है, और इससे हो गया क्या, टू रेस्क्यू आर क्राइसिस हिट इकॉनमी। तो ये एक तरीके से बचाएगी हमारी क्राइसिस हिट इकॉनमी को, जो बहरान ज़दा हमारी मीशत है उसको, हैज़ कम एज अ रिलीफ। और ये जो ऐलान है आईएमएफ का वो एक राहत के तौर पे आया है, रिलीफ के तौर पे आया है टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी डायरेक्टली उससे अफेक्टेड होते हैं, और इसमें कौन कौन शामिल है, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड द पब्लिक, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा यही अफेक्ट होते हैं। तो ये जो $3 बिलियन इन्होंने कहना है कि जी हम देंगे, तो ये गवर्नमेंट, बिजनेस और पब्लिक के लिए है ना बहुत ज्यादा, आप कह लें रिलीफ के तौर पे आया है। लेकिन सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं, रिलीफ फॉर नाउ, रिलीफ क्या है वो अभी के लिए है, ठीक है? अच्छा, yet the fact that it balked at the idea of approving Islamabad's request to complete the ninth review of the just expired EFF facility and release the $1.2 billion tranche stuck for months shows that the lender still has trust issues with Pakistan. लेकिन उनका ये फैक्ट, ये हकीकत, कि इसने क्या है, बॉक किया। बॉक करना क्या होता है, क्योंकि चीज़ आप ना करना चाह रहे हो फिर भी आप करो, ठीक है? तो क्योंकि ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी हिस्ट्री है कि कितनी देर से ये लोग नहीं करना चाह रहे थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को कंक्लूड। तो उन्होंने कहा ये जो आइडिया है ना, कि इसको जो इन्होंने मंजूर किया है इस्लामाबाद की रिक्वेस्ट को कि इस 9th रिव्यू को कंप्लीट करें, इसके वो अभी वो जस्ट जो एक्सपायर हुई है, ख़त्म हुई है ईएफएफ फैसिलिटी, और जारी करे $1.2 बिलियन की ट्रांश जो कि स्टक हुई थी, फंसी हुई थी महीनों से। वो ये दिखाती है कि लेंडर जो है, लेंडर यहाँ किसकी, आईएमएफ की बात हो रही है, स्टिल हैज़ ट्रस्ट इशूज विद पाकिस्तान। क्या उसके क्या है, एतमाद के जो है ना वो फुकतान है और इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो नहीं समझते कि जो भी कंडीशंस ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जी हम इतना जो गैप आ रहा है हमारे बजट में, उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी, the new agreement comes under the IMF's short-term standby arrangement and is structured for a 9-month period to help save the teetering economy. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो आप भी देखिएगा, हर जगह आपको SBA नज़र आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। अब जहाँ जहाँ भी आएगा ना SBA एग्रीमेंट,
तो एसबी अरेंजमेंट, तो ये हमारे पास आएगा स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो उन्होंने कहा जो नया एग्रीमेंट है वो इस आईएमएफ के शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हुआ है, और ये कितनी देर के लिए है? 9th मंथ पीरियड के लिए है, और इसका मकसद क्या है? टू हेल्प सेव द टीटरिंग इकोनॉमी। टीटरिंग होती है कोई चीज़ बिल्कुल लड़खड़ा रही हो ना, उसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत जो है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तवाज़ुन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट है 9 मंथ का, ये सेव करेगा बिल्कुल आप कह लें ऐसी इकोनॉमी को, ऐसी मईशत को, ये क्या है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अच्छा, अब करेंगे जी, इवन मल्टीपल इंटरवेंशंस बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ही must be credited for clinching the deal despite finance minister Sagdar's outbursts against the fund could not bridge this gap। और इनका यहाँ तक कि वो मल्टीपल इंटरवेंशन की मुताबिक बारियों मुदाखलत करनी पड़ी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, ये उसका उन्होंने कहा जी उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए क्लिंचिंग द डील करने के लिए। क्लिंचिंग द डील होती है कोई एक मुश्किल काम करने में आप कामयाब हो जाओ, जिस तरह इतनी देर से बात चल रही थी कि जी आईएमएफ के कंक्लूड होता है कि नहीं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो ये मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा जी क्रेडिट जाता है कि इसको इसने डील को क्या है क्लिंच किया है, यानी कि वो कामयाब हुआ है उसको कंक्लूड कराने में, डिस्पाइट फाइनेंस मिनिस्टर इसाकदास आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट होता है जब आपको गुस्सा आता है एकदम, आप कहते हो ना फट पड़ते हो, क्रिटिसाइज करते हो दूसरे को। इसाकदार ने बड़ी दफा कहा कि नहीं जी उन्होंने करना है तो करें, हम उनकी कंडीशंस पे नहीं चलेंगे, तो उन्होंने कहा जी क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को दिया जाना चाहिए इस डील को क्लिंच करने में। बावजूद इसके कि फाइनेंस मिनिस्टर जो इसाकदार थे उनकी जानिब से काफ़ी क्या है तनकीद का हमें सामना देखने को पड़ा, क्रिटिसिज्म देखने को मिला, किसको यानी अगेंस्ट द फंड, यानी आईएमएफ के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह बोला था, कुड नॉट ब्रिज दिस गैप। ठीक है, कह रहे हैं कि जी लेकिन उन्होंने कहा उसके बावजूद भी ये है ना ये इंटरवेंशन की थी शहबाज शरीफ ने, बावजूद इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर ने वो क्रिटिसाइज़ किया था इसको फंड को, वो भी मतलब उस गैप को ब्रिज नहीं कर सका शहबाज शरीफ के, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आईएमएफ के, लेकिन खैर फिर भी इन्होंने ये दे दिए हैं 3 बिलियन कितने थे 3 बिलियन डॉलर्स, तो उसमें देखते हैं कि क्या ये मतलब करनी चाहिए थी कि नहीं। The IMF, which blames policy missteps and shocks like floods and the Ukraine war for a declining economy, did not think it a good idea for free politicians and their collaborators in the finance bureaucracy from its oversight in our lead up to the elections। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं, ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आईएमएफ जो है ना वो नहीं चाह रहा था इसको कंक्लूड करना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को, कि उन्होंने कहा आईएमएफ जो है वो क्या ब्लेम करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि जो ऐसे पॉलिसी मिसस्टेप्स थे, जो इक़दामात थे जो कि सही तो नहीं लिए गए थे, और जो शॉक्स थे जिसमें फ्लड्स हैं, यूक्रेन वॉर है, किसके लिए वो मौजूदा इल्ज़ाम ठहराता था कि ये वो रीज़न है किस चीज़ के लिए, फॉर आवर डिक्लाइनिंग इकॉनमी, हमारी नीचे की जानिब तनज़्ज़ुली की जानिब जाती हुई मईशत है, तो इन चीज़ों की वजह से वो हुई थी। डिड नॉट थिंक इट अ गुड आइडिया, और आईएमएफ वाले वो नहीं समझते थे कि गुड आइडिया है कि वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस को फ्री हैंड दे दें और उनके कोलैबोरेटर्स को फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी में, कि वो क्या है ओवरसाइट ना करे, ओवरसाइट निगरानी इन द लीड अप टू द इलेक्शंस, के वो जो जब तक इलेक्शन होनी है तो आप उसको क्या है फ्री कर दें कि उन पे निगरानी ना हो। ठीक है, क्योंकि उन सारे लोगों को ज़ाहिर है अब ये है कि अगर हमने ओवरसाइट नहीं की तो ये जान सब्सिडी वगैरह दे देंगे, इलेक्शन ईयर वगैरह है, और जो आईएमएफ चाह रहा है वो नहीं होगा। It wants Islamabad to strictly execute Budget 23-24 and not cede to pressure for unbudgeted spending and tax exemptions। यहाँ बता रहा है कि वो IMF चाहता है कि इस्लामाबाद जो है ना वो एग्जीक्यूट करे बजट 23-24 की, जो भी बजट में इन्होंने मानी है चीज़ें कंडीशंस, और क्या है सीड ना करे। सीड होता है जब आप अपनी अथॉरिटी छोड़ देते हो दूसरे की बात मान लेते हो, तो उनका वो प्रेशर में ना आए पाकिस्तान किस चीज़ के लिए, अनबजटेड स्पेंडिंग और टैक्स एग्जम्पशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है ना वो आईएमएफ ने मना किया है कि भाई आपने ये काम नहीं करना। After all, an economy plagued with high inflation, drying dollar inflows, and macroeconomic instability takes a long time and sustained fiscal discipline to turn around। और इनका आखिर का जो इकोनॉमी है जो मुतासिर हो हाई इन्फ्लेशन से, और किस चीज़ से मुतासिर हो, ड्राइंग डॉलर इनफ्लो से, डॉलर्स ना आ रहे हों, और क्या है मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, एक चीज़ होती है माइक्रो लेवल पे जिसमें हाउस होल्ड इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात होती है, लेकिन एक मजमूई अगर हम जब बात करते हैं जिस तरह एम्प्लॉयमेंट लेवल मुल्क का क्या है, तो वो हमारे पास क्या है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का। तो उन्होंने कहा ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो मजमूई तौर पर ये इंस्टेबिलिटी है, गैर मुस्तहकम हमारे पास ये इंडिकेटर्स हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत टाइम लेते हैं, और यो सस्टेन फिजिकल डिसिप्लिन है टू टर्न अराउंड के वहाँ से आपकी काया पलटे। तो ये चीज़ें हैं
जो मुतासिर हुए हो मईशत हाई इन्फ्लेशन से, ड्राइंग डॉलर इनफ्लो से और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की बात हमने यहाँ पे की थी एसबीआई की, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, तो ये यहाँ पे क्या है, एसबीआई यूज़ कर रहे हैं, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। Venkaji, the SBI is a better deal as it ends the uncertainty around the fiscal discipline before and after the elections, with fears of an immediate sovereign default receding, as reflected by the rapidly surging prices of Pakistan's short-duration Eurobond debt becoming due in 24 and 25. उन्होंने कहा ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये एक बेहतर डील है, क्योंकि ये ख़त्म कर देगा अनसर्टेनिटी को, गैर यकीनी सूरत हाल को, ये फिजिकल डिसिप्लिन के अराउंड, उससे इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और जो फियर्स थे, जो खतरात थे इमीडिएट सॉवरेन डिफॉल्ट के, कि फौरी जो है ना हम दिवालिया ना हो जाए, तो वो क्या है, रिसीड हो गया है, वो कम हो गया है, एज रिफ्लेक्टेड बाय द रैपिडली सर्जिंग प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान शॉर्ट ड्यूरेशन यूरोबॉन्ड डेट बिकमिंग ड्यू इन 24 एंड 25। और उन्होंने कहा ये इसकी हमें अक्कासी कहाँ होती है, ये तेजी से जो बढ़ती प्राइसेस हैं पाकिस्तान की शॉर्ट ड्यूरेशन यूरोबॉन्ड डेट की, जो ड्यू होगा 2024-2025 में। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी, if Pakistan follows the program, it can unblock financing from multilateral and bilateral lenders and easily secure bilateral and commercial debt rollovers to shore up its foreign currency stocks. अच्छा, बहुत अहम बात यह है, जिस तरह मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि क्या ये $3 बिलियन वर्थ थे, कि जितनी हमें ये सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेंगी, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है ना वो फॉलो कर लेता है इस प्रोग्राम को, तो हम फाइनेंसिंग अनब्लॉक करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी फाइनेंसिंग लेने में कामयाब हो जाएंगे मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स से। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आईएमएफ से आपकी डील नहीं होती, तो दूसरे दोस्ताना ममालिक जो होते हैं वो भी नहीं देते, और कर्जा दूसरे इदारे, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो वो भी नहीं देते। उसने कहा कि इससे ये होगा कि ये एक तो $3 बिलियन चले मिले ही हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये काफ़ी है कि नहीं काफ़ी, लेकिन हम वहाँ से भी फाइनेंसिंग लेने से कामयाब हो जाएंगे, वो मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स हैं, और फिर आसानी से हम वहाँ से अपना जो कमर्शियल डेट रोल ओवर है वो भी कराने में कामयाब हो जाएंगे, टू श्योर अप इट्स फॉरेन करेंसी स्टॉक्स, ताकि सपोर्ट मिल सके हमारे फॉरेन करेंसी स्टॉक्स को। ठीक है, तो एक फ़ायदा इसका ये भी है कि वहाँ से तो मिलेंगे ही पैसे, तो हम दूसरे मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स हैं, वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी, moreover, the fear of losing IMF support again will keep fiscal authorities on their toes. उन्होंने कहा लेकिन ये वो खतरा है कि जी हमें IMF की सपोर्ट फिर खत्म ना हो जाए, क्योंकि अभी ये सिर्फ स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, तो ये फिस्कल अथॉरिटीज को क्या ऑन देयर टोज रखेगा, मतलब वो बिल्कुल क्या है, मोहतात रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नॉट कम फ्री, लेकिन उन्होंने कहा ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो बगैर कॉस्ट के नहीं आएगी। द फंड डिमांड्स, अब फंड डिमांड क्या करता है, द फंड डिमांड्स दैट एनर्जी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स रिफॉर्म्स बी इम्प्लीमेंटेड एंड द स्टेट बैंक मस्ट परस्यू अ प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। और ये फंड जो है वो डिमांड करता है कि एनर्जी और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वो इस्लाहात हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको नाफिज किया जाए, और स्टेट बैंक जो है ना वो प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करे। That means interest rates will remain high and base electricity prices rise by a third to over rupees 33 a unit. अच्छा, अब इसका वो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ना वो हाई रहेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगी, किससे, बाय थर्ड से, और ये कहाँ तक आ जाएंगी, 33 रुपए यूनिट तक आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे जी, their home currency may stabilize, even strengthen in the short run, but further depreciation of the exchange rate cannot be ruled out once administrative curbs on imports and dollar outflows are lifted. अच्छा, अब इसके क्या रिpercussions होंगे, क्या इसके जो है ना वो आफ्टर इफेक्ट होंगे, ये सारा ये करने के बाद उन्होंने कहा ये होम करेंसी है वक्ती तौर पे हो सकता है कि थोड़ी मुस्तहकम हो, और हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि स्ट्रेंथन भी हो शॉर्ट रन में, लेकिन जो डिप्रिसिएशन है एक्सचेंज रेट की, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कर्व्स हैं, जो कंट्रोल है इंपोर्ट्स फॉर डॉलर आउटफ्लोज पे, उनको उठाया जाए, उनको लिफ्ट किया जाए। अच्छा, अब आगे क्या रहेंगे जी, politicians and policymakers need to recognize that the deal gives them another chance to implement fundamental structural reforms for long-term debt sustainability and macroeconomic stability. अब देखें, आईएमएफ से जो रिलेटेड जब भी मुआहदा होता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई ये शॉर्ट टर्म आप जो है ना वो रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिशियंस, जो सियासतदान हैं और पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये डील है उनको एक और मौका देती है कि वो नाफिज करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, किसके लिए, लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि हर जगह दफ़ा यही होता है कि आपका जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, कि जी बस ठीक है हम अभी से करके निकले, बाकी हुकूमतें देख लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा ये पॉलिटिशियन पॉलिसी मेकर्स के पास मौका है कि इसको लॉन्ग टर्म और डेट सस्टेनेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है ना रिफॉर्म्स की जाए। ठीक है।
अच्छा, अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे हम। अच्छा, I'm getting it. If we implement the SBA diligently, it will help us secure a new long-term and less but bailout after elections once the arrangement ends. तो देखा अगर हम नाफिज करने में कामयाब हो जाएं हमारे पास स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और तो हम हासिल कर लेंगे एक लॉन्ग टर्म और लेस इनकम्बर्ड बेल आउट जब ये इलेक्शंस खत्म होंगे और अरेंजमेंट एंड होगा। लेकिन उसके लिए करने की क्या ज़रूरत है कि हम इसको बिल्कुल दिलजमी से जो है ना इस जो हमारा एग्रीमेंट है स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसको नाफिज करें, ठीक है? और फिर हम जो है ना वो बाद में भी लॉन्ग टर्म और लेस इनकम्बेंट बेल आउट हासिल कर सकेंगे, लेकिन ये तभी है कि अगर इस्लाहत प्रॉपर तरीके से हो सकें। That is crucial to raise multilateral and bilateral funds to boost reserves and buy some room to execute basic reforms for overall economic stability। और यही बात वहाँ पे दोबारा कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे कि ये बड़ा अहम है कि हम मल्टीलेटरल बायलैटरल फंड्स जो है ना वो रेज कर सकें ताकि अपने हमारे रिजर्व्स बढ़ें और हमें एक थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा क्या करने के लिए कि एग्जीक्यूट कर सकें बुनियादी रिफॉर्म्स इस्लाहात किस चीज़ के लिए ओवरऑल जो हमारी है ना मजमूरी तौर पर हमारी वो माशी स्टेबिलिटी है इस्तेकाम है उसके लिए है ना हमें वक्त मिल जाएगा और हम जो है वो मल्टीलैटरल बायलैटरल फंड जो है ना उनको रेज कर सकेंगे ये तभी लेकिन उन्होंने कहा मुमकिन है कि अगर हम इसको एसबीए जो एग्रीमेंट है उसको डिलीजेंटली इम्प्लीमेंट कराएं नाफिज कराएं ठीक है तो ये काफ़ी अहम एडिटोरियल है इस लिहाज से रिलीफ फॉर नाउ कि अभी के लिए हमें राहत मिल गई है तो इसमें ज़ाहिर है हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं आप इसके अगेंस्ट भी हो सकते हो इसके फॉर भी हो सकते हो तो आप लोग कमेंट में भी करके बता सकते हैं कि क्या ये वर्थ है $3 बिलियन या हमें क्योंकि कहना बहुत आसान है कि नहीं जी आईएमएफ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप आईएमएफ से आपके नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक होती तो आपको बायलैटरल दूसरे जो इदारे होते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलता ठीक है तो ये आप एडिटोरियल देख लीजिएगा बाकी मैं आपको फ्री कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ बाकी जो हमारा दूसरा पेड ग्रुप है उसके अंदर जो है वो हम ₹200 पर मंथ वाला हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन हम मेरी कोशिश होगी कि पहले तो डेली वीडियो होती थी लेकिन अब कोशिश होगी 20 से 22 वीडियोस लाजमी हो महीने की ठीक है, बाकी दूसरा मटेरियल वगैरह होता है, पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल्स का ₹70 पर मंथ वाला एक अलग ग्रुप है, उसमें 4 से 5 पीडीएफ रोज़ शेयर होते हैं, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है वो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल भी ले सकते हैं और पिछले दिनों का मटेरियल भी चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।